नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है मनी। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही इसको पढ़ना शुरू किया था। कुछ हिस्सा प्रीवियस लेक्चर में किया था, बचा हुआ हिस्सा इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये देखा कि मनी क्या होता है। मनी को हमने समझने की कोशिश की। हमने ये समझा कि मनी एक मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है जो कॉमनली एक्सेप्टेबल होता है। मतलब जब हम सब लोग किसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे और ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज करेंगे तो आप उस कमोडिटी को मनी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी ये इतना आसान नहीं था मनी को डिफाइन करना। इसलिए इकोनॉमिस्ट ने कहा कि मनी वो है जो मनी की तरह काम करता है। मतलब पैसा वो है जो पैसे की तरह काम करेगा। मनी इज व्हाट मनी डज। तो यहाँ पे हमको मनी को डिफाइन करने के लिए मनी के फंक्शंस को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि तभी हम कह सकते हैं किस चीज को किसी भी कमोडिटी को वो मनी है कि नहीं है। तो हमने चार तरीके के फंक्शंस देखे थे। SUMS, सम्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। तो स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या है कि मनी 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 जो है ना, वैल्यू की स्टोर कर सकता है। कमोडिटीज की वैल्यू स्टोर करने के लिए मनी को यूज किया जाएगा। मनी स्टोर द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जेब में नोट है, अगर नोट के ऊपर 2,000 रुपए लिखा होगा तो वो उसके अंदर 2,000 रुपए की वैल्यू है। दैट नोट कंटेन्स 2,000 रुपीज परचेसिंग पावर। अगर आपकी जेब में 100 रुपए की नोट है तो उस नोट के, वो भी कागज की नोट है, लेकिन उस कागज की नोट में अब 100 रुपए की वैल्यू है। मतलब जो वैल्यू स्टोर्ड है वो बदल गई फेस वैल्यू के आधार पे। तो दैट्स व्हाई हमने कहा कि मनी वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसे आपके पास अगर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट, उसके अंदर आपने लाख रुपए डिपॉजिट करके रखे हैं, तो सेविंग्स अकाउंट की वैल्यू कितनी? लाख रुपए। आप सेविंग अकाउंट से लाख रुपए खर्च कर सकते हो। मतलब यूपीआई से लिंक किया है या फिर एटीएम कार्ड आप यूज कर सकते हो वहां पे, तो लाख रुपए तक का आपका खर्चा हो जाएगा, बिकॉज दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट अकाउंट। तो वो क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। वैल्यू को स्टोर कर रहा है। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या समझा था मैंने कि चीजों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मनी का सहारा लिया जाएगा। तो यूनिट ऑफ अकाउंट, आपको कैसे पता कि गोल्ड महंगा है और सिल्वर सस्ता है? क्योंकि आपको गोल्ड की कीमत पता है रुपया में, इंडियन करेंसी में, मतलब वो भी मनी है। तो आपको गोल्ड की कीमत पता है रुपया में, आपको सिल्वर की कीमत पता है। इसलिए आप कह सकते हो कि गोल्ड महंगा है, सिल्वर सस्ता है, क्योंकि आपने गोल्ड को मेजर किया बाय यूजिंग मनी, सिल्वर को भी मेजर किया बाय यूजिंग मनी। तब आपको पता चला सिल्वर की जो मनी रिक्वायरमेंट है वो कम है, तो मतलब सिल्वर सस्ता है। यूनिट ऑफ अकाउंट, दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बुक स्टोर पे जा रहे हो बुक्स खरीदने के लिए, तब आप पैसे दे के बुक्स लेके आ रहे हो। चाय की टपरी पे जा रहे हो चाय पीने के लिए, पैसे दे के चाय लेके आ रहे हो। तो वो पैसा क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपने चाय पी, एक्सचेंज में आपने पैसा दिया, तो इट्स ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लास्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब उधारी का बिजनेस। आप क्यों पैसे को उधार दे सकते हो? क्योंकि पैसा जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो ड्यूरेबल है, वो ज्यादा समय के लिए चल रहा है। दूसरी बात, पैसे के ऊपर आपको भरोसा है, ट्रस्ट है। जैसे रुपया, आप किसी को 5 साल के लिए रुपया उधार दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि रुपया 5 साल तक, 5 साल के लिए तो चलेगा ही चलेगा। साथ ही साथ उसकी कीमत भी ज्यादातर स्थिर रहेगी। थोड़ी बहुत मात्रा में बदलेगी, लेकिन वो ज्यादा नहीं बदलेगी, ज्यादा भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो आप इसलिए उधारी पे पैसा देना पसंद करोगे वहां पे, क्योंकि आपको 5 साल बाद भी वो पैसा मिलेगा, तब भी आप वैल्यू गेन कर रहे हो। जो पैसा दिया है वो गेन भी कर रहे हो आप। सो ये चार फंक्शन देखे थे हमने। फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मनी इवॉल्व हो रहा है। तो बार्टर सिस्टम से कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी से मेटालिक मनी, फिर फियाट मनी, बैंक मनी एंड वर्चुअल करेंसी। बार्टर सिस्टम मतलब दो गुड्स को एक दूसरे से एक्सचेंज करो तो वो बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी कि जब तक के दो लोग साथ में आएंगे नहीं अपनी जरूरत के हिसाब से, तब तक के व्यापार नहीं होगा। बस एक इंसान की जरूरत के आधार पे बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, दोनों लोगों की जरूरत पूरी होनी चाहिए। तो बार्टर सिस्टम की जगह पे हमने कमोडिटी मनी यूज किया, जैसे कौड़ी। अब दोनों लोगों की जरूरत नहीं है, एक इंसान की जरूरत है, दूसरे के पास कौड़ी है, तो पहला इंसान अपनी जरूरत को पूरा करेगा, दूसरा इंसान कौड़ी दे देगा। दैट्स इट।
तब कौड़ी के आधार पे बिजनेस होना शुरू हो गया। तो कौड़ी क्या थी? कमोडिटी मनी। लेकिन कौड़ियां कमाना आसान था, क्योंकि कौड़ी कमाने के लिए आपको हर बार बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। आप जाओ नदी समुद्र के किनारे, वहां से उठा के ला। कौड़ी मतलब शेल्स होते थे, वो पुराने जमाने में यूज होते थे, तो वो आसान थे। तो इसलिए एक स्पेसिफिक कमोडिटी का सहारा लिया गया एज अ मनी। तो वो स्पेसिफिक कमोडिटी क्या थी? मेटालिक मनी। धातु को पिघला के सिक्कों में कन्वर्ट करो, फिर उसको यूज करो। अब उसकी भी प्रॉब्लम क्या हो गई कि धातु की जो मनी थी ना, वो काफी बल्की थी, एकदम लार्ज क्वांटिटी में उसके ट्रांजैक्शन होते थे। अब भी मुझे स्मॉल अमाउंट भी करनी है तो धातु की करेंसी यूज करनी पड़ेगी, बिग अमाउंट करेंगे तो और ज्यादा जगह भी लगेगी। तो दे वर टू बल्की एंड दे रिक्वायर्ड टू लार्ज स्पेस फॉर देयर स्टोरेज, है ना। अभी आपको लाख रुपए लेके जाने कैश में, 20-20 2-2 हजार के नोट में, तो जेब में लेके जा सकते हो, लेकिन लाख रुपए की चिल्लर नहीं लेके जा सकते ना जेब में, बिकॉज दे आर टू बल्की। स्टोरेज करने में भी प्रॉब्लम है, इसलिए मेटेलिक मनी को चेंज करके पेपर मनी यूज किया। पेपर मनी फिर हमने देखा फिएट मनी होता है और फिड्यूशियरी मनी होता है। फिएट मनी क्या होता है? जो सरकार के आदेश से बनेगा, सरकार के कानून से बनेगा, वो फिएट मनी है। इसके लिए किसी भी तरीके का रिजर्व नहीं बनता है। लेकिन जब इसी तरीके के करेंसी के लिए रिजर्व बनेगा, रिजर्व मतलब आरबीआई के पास पैसा रखा जाएगा और तब करेंसी बनेगी। अब वो पैसा इक्वल अमाउंट का होना चाहिए। 100 रुपए की करेंसी बनाने के लिए 100 रुपए की वैल्यू आरबीआई में रखनी होगी। अब वो जो वैल्यू रखेंगे वो गोल्ड के फॉर्म में रखेंगे, मतलब 100 रुपए की करेंसी बनाने के लिए 100 रुपए का सोना रखा जाएगा आरबीआई के पास, भारत सरकार देगी। तो ये जो 100 रुपए का सोना है, उसके ऊपर 100 रुपए की नोट बनाई, तो वो क्या है? वो वो सॉरी, वो रिप्रेजेंटेटिव करेंसी है। पेपर मनी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव करेंसी, ठीक है। फिर हमने और एक चीज देखी थी, फिड्यूशियरी करेंसी। अब फिड्यूशियरी करेंसी कैसी होती है? ना तो उसके लिए कोई रिजर्व रखा है, ना ही सरकार ने उसको लीगल टेंडर डिक्लेयर किया है, मतलब कोई आदेश से नहीं बना है। तो किस कैसे बनी है? तो ये करेंसी ऐसी होती है ना, जो दो लोगों ने एग्री किया है ट्रांजैक्शन करने के लिए। जैसे मान लो चेक, तो देने वाला राजी है, लेने वाला राजी है, इसलिए चेक के अंदर ट्रांजैक्शन होगी। मान लो देने वाला चेक देने के लिए राजी नहीं है, तो लेने वाला भी कंपलसरी नहीं कर सकता है। या फिर लेने वाला, चेक रिसीव करने वाला पर्सन चेक रिसीव नहीं करना चाहता है, तो उसको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो दैट मींस फिड्यूशियरी करेंसी लीगल टेंडर नहीं होती है, उनके ट्रांजैक्शन कंपलसरी नहीं है, उनके ट्रांजैक्शन को डिनाई किया जा सकता है। ऐसे मनी को आप फिड्यूशियरी मनी कहोगे। फिर हमने देखा था बैंक मनी। बैंक के अंदर जितने भी डिपॉजिट अकाउंट खुलते हैं वो सारे क्या है? बैंक मनी है, वो बैंक के द्वारा जनरेट किया गया पैसा है। फिर हमने देखा था वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी क्या है? ये थर्ड फॉर्म ऑफ करेंसी है, डिजिटल फॉर्म है। मतलब एक मेटल मनी, दूसरा पेपर मनी, थर्ड इज डिजिटल मनी। जैसे आरबीआई ने अभी चालू किया है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसको ई रूपी कहते हैं। तो हमने सीबीडीसी के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखा था लास्ट लेक्चर में। तो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने इतनी सारी करेंसीज के बारे, इतने सारे टॉपिक्स के बारे में देखा था, इवोल्यूशन ऑफ मनी। फिर हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी में और आगे गए थे। ओके, फिर हमने देखा था कि मनी सप्लाई क्या होता है। मैंने आपको बताया मनी सप्लाई दो चीजों से बनेगा, एक करेंसी, कैश, मतलब करेंसी मतलब कैश विद द पीपल एंड बैंक, एंड डिपॉजिट्स विद द बैंक। ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? आपका मनी सप्लाई, ठीक है। तो ये मनी सप्लाई बनता है आपका। अब ये मनी सप्लाई को और ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। अभी के लिए इतना याद रखो, मनी सप्लाई मतलब क्या है कि लोगों के हाथ में और बैंक में जितने भी कैश है और जो भी डिपॉजिट्स रखे गए वो सारे क्या है? मनी सप्लाई, ठीक है। फिर मैंने आपको और एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, सीडीआर, कि अगर हम कह रहे हैं कि मेरी जेब में पैसा है, मेरे अकाउंट में पैसा है, तो वो सारा मेरे जेब के अंदर जितना पैसा है और मेरा अकाउंट के अंदर जितना पैसा है, वो क्या है? मार्केट का टोटल मनी सप्लाई है। अब इस मार्केट की मनी सप्लाई में हमको देखना पड़ेगा ना कि लोगों की चॉइस क्या है, बिहेवियर कैसा है। फिर हमने लोगों का बिहेवियर देखने के लिए करेंसी डिपॉजिट रेशियो को यूज किया। ये बिहेवियर बताएगा लोगों का कि लोगों को सेविंग्स करना अच्छा लगता है कि कैश रखना अच्छा लगता है, कि लोगों को यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना अच्छा लगेगा कि कैश से ट्रांजैक्शन करना अच्छा लगेगा। तो उसके लिए करेंसी डिपॉजिट रेशियो निकाला जाता है। सीडीआर क्या बताता है कि लोगों के पास जितनी कैश है, करेंसी है,
और डिपॉजिट से बैंक के अंदर दोनों का रेशियो है वो, कि कितने डिपॉजिट्स के प्रमाण में कितनी कैश रखी गई है। करेक्ट। तो अगर कैश बढ़ती जाएगी तो सीडीआर बढ़ता जाएगा आपका, बिकॉज सीडीआर एंड कैश आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कैश बढ़ती जाएगी तो सीडीआर बढ़ता जाएगा वहां पे। तो जितना ज्यादा सीडीआर है, मतलब हम कहेंगे कि लोग उतना कैश पसंद कर रहे हैं। जैसे फेस्टिवल आ रहा है, कोई दिवाली का सन आ गया, दशहरा का सन आ गया, तो लोग कैश प्रेफर करते हैं ज्यादा, क्योंकि लोगों के खर्चे काफी ज्यादा है, तो उनके पास कैश होनी चाहिए। तब आप देखोगे फेस्टिवल सीजन में कैश बढ़ रही है, सीडीआर बढ़ते जाएगा आपका। फेस्टिवल नहीं है तो वहां पे सीडीआर घटते जाएगा, है ना। तो सीडीआर हमको बताता है कि मार्केट के अंदर कैश का यूज कितना ज्यादा है कंपेयर टू द डिपॉजिट्स। फिर हमने लास्ट और एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, दैट इज आरडीआर, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो ये सिंपल रेशियो है रिजर्व्स टू डिपॉजिट, मतलब बैंक में जितने डिपॉजिट आ रहे हैं उन डिपॉजिट के प्रमाण में रिजर्व्स कितने रखे गए हैं। अब रिजर्व दो तरीके के हैं, एक तो है सीआरआर, दूसरा है एसएलआर। ये लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था। सीआरआर मतलब कैश में होता है, एसएलआर लिक्विड फॉर्म में होता है। सीआरआर जो रखा जाएगा वो क्या बोलते हैं हम, आरबीआई के पास रखा जाएगा, और एसएलआर जो होता है वो बैंक के पास रखेंगे। ये चीज यहीं पे देखिए, वॉल्ट इन कैश मतलब एसएलआर, डिपॉजिट विथ आरबीआई मतलब सीआरआर। तो सीआरआर और एसएलआर मिलकर आपका रिजर्व बनेगा। तो हम देखेंगे कि बैंक के अंदर कितने डिपॉजिट्स है और उसके मुकाबले में कितने रिजर्व है। मान लो बैंक के अंदर 1000 रुपए के डिपॉजिट्स है और उसके मुकाबले में 500 रुपए के रिजर्व बनाए गए हैं। तो यहाँ से आपको रेशियो निकलेगा, रेशियो निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका निकलेगा 50%। दैट मीन्स रिजर्व आर 50% कंपेयर टू द डिपॉजिट्स। तो रिजर्व ऑफ 50%। तो रिजर्व का यूज क्या होता है, रिजर्व के मैंने दो यूज बताए थे आपको। पहला यूज बैंक के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। अब लिक्विडिटी क्या होती है ये भी मैंने समझाया था, कि लिक्विडिटी मतलब कैश और थिंग्स लाइक कैश, पैसा या फिर पैसे जैसी चीजें, जैसे गोल्ड इज ए लिक्विडिटी, है ना। तो जो भी गोल्ड है, कैश है बैंक के अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए रिजर्व्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो एसएलआर होता है वो गोल्ड में भी रख सकते हैं आप, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी रख सकते हो। तो गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड और कैश तीनों में चलेगा, सीआरआर बस कैश में होता है। सो ये जो लिक्विडिटी है ये बैंक के अंदर काफी जरूरी है, क्योंकि बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स है तो वो लोगों का पैसा है, तो लोग पैसा वापस मांगने आएंगे। जब लोग पैसा वापस मांगने आएंगे तो बैंक के पास भी तो कुछ होना चाहिए देने के लिए। अगर लोग, बैंक ने लोगों से डिपॉजिट लिया और उसी पैसे को बाकी लोगों में बांट दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो बैंक के पास कुछ नहीं बचेगा। और जब डिपॉजिटर्स पैसा मांगने आएंगे तो कुछ नहीं होगा ना, तो बैंक फेल हो जाएगी। इसलिए कुछ पैसा बैंक में जमा कर, तब उसको आप कहोगे रिजर्व। अब हमने कहा कि 1000 रुपए के डिपॉजिट के सामने 500 रुपए का रिजर्व, 500 रुपए के रिजर्व बनाए, मतलब 50% रिजर्व बने डिपॉजिट के कंपैरिजन में। तो बैंक मजबूत अवस्था में, जैसे अभी के लिए अगर मैं बात करूंगा तो 22.5% है। सीआरआर एंड एसएलआर अगर मिक्स कर दें तो 4.5% सीआरआर और 18% एसएलआर, कुल मिला के 22.5% रिजर्व है। हमारे एग्जाम्पल में हमने 50% निकाला ना, तो 1000 रुपए अगर डिपॉजिट आ रहे हैं तो 22.5 कितना होता है, 225 रुपीज। 225 रुपए के रिजर्व बनाए जा रहे हैं आज 2023 की बात कर रहा हूं मैं बैंक्स के अंदर। तो ये आरडीआर क्या बताता है कि बैंक के अंदर कितना पैसा बचाया है लोगों को वापस करने के लिए। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, ठीक है। दूसरा, इट विल हेल्प टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मदद करेगा एसएलआर। जितना, सॉरी, सीआरआर एंड एसएलआर रिजर्व्स, जितने ज्यादा रिजर्व होंगे उतना मार्केट में कम पैसा होगा, जितने कम रिजर्व होंगे बैंक में उतना मार्केट में ज्यादा पैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये 1000 रुपए डिपॉजिट है, मतलब ये पैसा बैंक कर्जे में देगी लोगों को। अब इस 1000 रुपए में से बैंक ने 50% सीआरआर एसएलआर निकाला, मतलब 500 रुपए। तो 1000 में से 500 गए, बचे 500। 500 रुपए से बैंक कर्जे बांटेगी। लेकिन अगर यही सीआरआर एसएलआर कम किया जाए, मतलब रिजर्व्स आर फॉलिंग, तो क्या हो जाएगा, तो कम करके हमने 22.5% किया तो 225 रुपए रिजर्व, और डिपॉजिट 1000, तो उसमें से 225 निकालोगे तो बचेंगे 775, 775 रुपए। अब बैंक 775 रुपए कर्जे में बांटेगी। तो जब जो रिजर्व 50% थे और उनको घटा के 22.5% पे लाया, तब
बैंक के पास 500 रुपए से बढ़ के 775 रुपए बच गए कर्जा देने के लिए, मतलब बैंक के पास ज्यादा पैसा है लोगों को बांटने के लिए। बैंक के पास ज्यादा पैसा मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा है यहाँ पे। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आती है कि रिजर्व को घटा के या फिर बढ़ा के हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, और दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। रिजर्व ज्यादा तो मनी सप्लाई कम, मनी सप्लाई ज्यादा तो रिजर्व कम। ओके, तो ये रिजर्व डिपॉजिट रेशियो को यही बात बताता है कि बैंक की हालत कैसी है और मार्केट में मनी सप्लाई कैसा है। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो के आधार पे आप बता सकते हो कि मार्केट में मनी सप्लाई कम या फिर ज्यादा किया जा सकता है कि नहीं, या फिर बैंक की हालत कैसी है, बैंक की हालत मजबूत है कि बैंक की हालत फेंट है। तो आरडीआर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन द बैंक्स। ये चीज एक्सप्लेन की यहाँ पे पीपीटी के अंदर। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक। व्हाट इज कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक्स मतलब क्या है? ये वो बैंक है जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, दे आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड आउट दिस मनी टू द इंटरेस्ट अर्निंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। मतलब सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है, सपोज नहीं है, एग्जांपल सपोज को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, ए पर्सन से 1000 रुपए डिपॉजिट लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 1000 रुपए आ गए, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब बी पर्सन को कर्जा दे सकती है अप टू 1000 रुपीज। तो बी पर्सन को 1000 रुपीज देगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1000 रुपीज दे रही है। अब ये रिजर्व वगैरह नहीं लाएंगे बीच में, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जब ए से 1000 रुपए डिपॉजिट्स लिए, ये डिपॉजिट है, और बी को लेंड किया, ये बोरोइंग है, बी ने बोरो किया, मतलब एसबीआई ने कर्जा दिया। ए से 1000 रुपए डिपॉजिट लिए, वही पैसा एसबीआई ने बी को कर्जे में दिया। यहां पे बैंक क्या कमा रही है? प्रॉफिट। कैसे? जब ए बैंक में डिपॉजिट डाल रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बदले में कुछ ए को इंटरेस्ट पे करेंगे। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5% इंटरेस्ट पे कर रही है, लोअर इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट लिए जा रहे हैं। जबकि यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसने 5% पे 1000 रुपए खरीदे हैं, वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब बी को 1000 रुपए कर्जे में देंगी तो बी से भी इंटरेस्ट लेगी। अब बी से लिया 10%, ज्यादा इंटरेस्ट लिया। तो ये जो 10% लिए सेम 1000 रुपए के ऊपर, जिसके ऊपर 5% दे रही है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोटा मोटी 5% का फायदा हो गया ना। तो 1000 रुपए के ऊपर 5% मतलब आपके कितने हो गए? 50 रुपए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ए से डिपॉजिट लेके बी को जब पैसा दिया तो इस ट्रांजेक्शन के बीच में 50 रुपए कमा लिए। यहाँ पे इंटरेस्ट के डिफरेंस से दैट 50 रुपीज इज नोन एज स्प्रेड। ये क्या है? स्प्रेड। तो व्हाट इज स्प्रेड? इट्स अ इंटरेस्ट रेट डिफरेंस बिटवीन लोन गिवन एंड डिपॉजिट रिसीव्ड। तो जब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे डिपॉजिट के ऊपर और लोन सॉरी इंटरेस्ट देंगे डिपॉजिट के ऊपर और इंटरेस्ट रिसीव करेंगे लोन के ऊपर, दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब बैंक का प्रॉफिट, स्प्रेड कहेंगे उसको। तो ये 50 रुपए कमाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम कर रही है, इसलिए उसको कमर्शियल बैंक कह रहे हैं। वो क्या है? कमर्शियल बैंक, व्यापारी बैंक है वो। ओके, तो दैट्स हाउ कमर्शियल बैंक काम करती है। लेकिन जब ये कमर्शियल बैंक काम करती है तब ये कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स भी बनाती है वहां पे। ओके, तो इसी को हम बैंक मनी कहते हैं। द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द बैंक टू द डिपॉजिट होल्डर इज कॉल्ड एज बोरोइंग रेट। एट द रेट विच बैंक लेंड आउट इज कॉल्ड एज लेंडिंग रेट। अभी मैंने चीज कही, तो लेंडिंग रेट अगर 10% है, बोरोइंग रेट अगर 5% है बैंक के लिए, तो 10 माइनस 5% का क्या आ गया? स्प्रेड। ये वो स्प्रेड है, 5% क्या है? स्प्रेड। जितने भी डिपॉजिट्स बैंक के अंदर आएंगे बोरोइंग रेट पे, वो दो तरीके के होंगे, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, जैसे फिक्स्ड पीरियड टाइम डिपॉजिट्स होते, किधर गया? यहाँ पे लिखा हुआ सेविंग्स अकाउंट, हाँ टाइम डिपॉजिट्स। ओके, तो डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट दो तरीके के डिपॉजिट्स है। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब चाहे तब आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। टाइम डिपॉजिट मतलब एक फिक्स पीरियड के बाद ही आप पैसा विड्रॉ करोगे, जैसे एफडी। तो एक कमर्शियल बैंक का काम होता है। अब इस प्रोसेस के अंदर कमर्शियल बैंक मनी बना रही है। अब वो मनी कैसे बनेगा वो आगे जाके देखेंगे, ठीक है ना। आगे हमको मनी के अलग अलग टाइप्स पढ़ने वहां पे, तो उसके अंदर मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। अभी के लिए यहाँ पे फोकस करते हैं। ओके, सो अब ये जो मनी है जो क्रिएट हुआ है, इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? ठीक है, तो बेसिकली मनी की वैल्यू उसकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिसाइड होती है।
डिमांड एंड सप्लाई। जो भी मनी की वैल्यू उसकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होगी। जितनी ज्यादा डिमांड उतनी मनी की वैल्यू बढ़ेगी, जितनी कम डिमांड उतनी मनी की वैल्यू घटेगी। उसी तरीके से जितना ज्यादा सप्लाई उतनी वैल्यू घटते जाएगी। अब सप्लाई से इनवर्स रिलेशन है वैल्यू का, जितना कम सप्लाई उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, है ना। ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई, ये आपको पता होगा शायद से। तो जब हम मनी की वैल्यू की बात करते हैं ना, तो वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होती है। अब जब मनी की वैल्यू वहां पे हम कहेंगे कि घट रही है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, वैल्यू ऑफ मनी के अंदर देखते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। जब महंगाई है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी? इन्फ्लेशन के समय में मनी की कीमत कैसी होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी? तब आप सिंपली देखोगे डिमांड एंड सप्लाई को। जब इन्फ्लेशन ज्यादा है मतलब मार्केट में डिमांड ज्यादा है, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो वहां पे क्या हो जाएगी, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। ये मार्केट की डिमांड की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां की क्या हो जाएगी, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं इस चीज को, कि मान लो एक पेन है जो मार्केट में मिल रहा है 100 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, ये 2022 है, नेक्स्ट ईयर 2023 में यही पेन आपको मिल रहा है 110 रुपए का। तो मतलब अब 10 रुपए से ज्यादा बढ़ गई ना प्राइस। तो सेम क्वालिटी का पेन जब आप खरीदने जा रहे हो 1 साल के अंतराल के बाद, तब आप 10 रुपए ज्यादा पे कर रहे हो। क्यों? सेम क्वालिटी पे आप 10 रुपए ज्यादा क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि मनी की वैल्यू गिर गई है। तो व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लेशन, मनी की वैल्यू गिर जाती है। जब मनी की वैल्यू गिर जाती है, आप उसको कहते हो परचेसिंग पावर गिर गई। क्या कह रहे हो आप? परचेसिंग पावर। सो यू कैन सिंपली से द परचेसिंग पावर ऑफ अ मनी इज द वैल्यू ऑफ मनी। Purchasing power of the money is the value of money. Ab take another example. Suppose you earn a salary. You earn salary of 1,000 rupees. ठीक है, आप 1,000 रुपए की सैलरी कमा रहे हो। अब मार्केट के अंदर एक पेन है जिसकी कीमत है 100 रुपए। तो आप 1,000 रुपए की सैलरी से मैक्सिमम 10 पेन खरीद सकते हो। तो ये जो 10 पेन आप खरीद रहे हो, यू आर परचेसिंग, ये परचेसिंग क्या है? आपकी पावर है। तो इट इज नोन एज परचेसिंग पावर। 10 पेन खरीदने की क्षमता है आपके 1,000 रुपए में। आपने जो 1,000 रुपए कमाए ना, उसमें कितनी ताकत है कि वो 10 पेन खरीद सकता है। अब हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि इन्फ्लेशन हो गया। अब यही पेन 110 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपकी सैलरी उस रेट से नहीं बढ़ती ना। मान लो ये जो इन्फ्लेशन है 1 महीने के अंतराल में बढ़ गया, ठीक है ना। इन्फ्लेशन है वो 1 महीने के अंतराल में भी बढ़ सकता है, लेकिन आपकी सैलरी हर महीने थोड़ी ना बदलती है। वो ईयरली या फिर हाफ ईयरली जैसे डिसाइड होगा, लेकिन जनरली ईयरली बदलती है। वो वहां पे डीएबी अलाउंस ऐड करना होगा तो वो हाफ ईयरली या फिर ईयरली ऐड करेंगे वहां पे। तो जब आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है लेकिन मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ रहे, तो हो क्या रहा है? तब आपकी परचेसिंग पावर घट रही है। मतलब अब आप सेम 1,000 रुपए की सैलरी से आप जब नेक्स्ट मंथ इस पेन को खरीदने जाओगे, तब ये 110 रुपए में मिल रहा है, तो 1,000 रुपए में आप मैक्सिमम 9 पेन खरीद सकते हो। यू विल बाय मैक्सिमम 9 पेन। 10 रुपए और बचेंगे, चलो ठीक है, उसको निगलेक्ट करते हैं। लेकिन मैक्सिमम आप कितने 9 पेन खरीद सकते हो वहां पे। जबकि सेम सैलरी में लास्ट मंथ पे आप 10 पेन खरीद रहे थे। दैट मीन्स आपकी परचेसिंग पावर 1 पेन से कम हो गई। तो रिडक्शन इन परचेसिंग पावर। अब हमने क्या कहा? परचेसिंग पावर तो ताकत होती है पैसे की, वो वैल्यू है, वो क्या है? पैसे की कीमत है। तो दैट मीन्स आपके पास जो पैसा है उसकी कीमत कम हो गई। तो व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लेशन, तब पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, हमारे पास जो मनी है उसकी वैल्यू जो होती है ना, वो उसकी परचेसिंग पावर है कि उस पैसे से हम कितनी चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब इन्फ्लेशन है तब ये परचेसिंग पावर कम होती जाएगी, मतलब वैल्यू ऑफ मनी गिरती जाएगी वहां पे। So by the value of money means purchasing power of the money. Purchasing power is the amount of goods or services that can be purchased
with a unit currency. ठीक है? When the value of money is rises, that is purchasing power increases. It is general price level fall and vice versa. This means that value of money is increase of the general price level. For instance, at a point of time, rupees 10 were able to purchase 2 pockets of biscuits, but at the other time it can buy only 1 pocket because erosion of purchasing power. वही inflation कहा ना मैंने, जैसे अब वही बिस्किट का पैकेट 7 रुपए में बेचा जा रहा है. पहले 5 रुपए में बेचा जा रहा था, 2 पैकेट खरीद रहा था, अब 7 रुपए में बेचा जा रहा है तो एक ही पैकेट खरीद सकता हो. तो इरोजन ऑफ परचेसिंग पावर, यही चीज यहाँ पे जो हमने अब थोड़ी देर पहले एग्जांपल से समझी, वही चीज यहाँ पे लिखी. तो वैल्यू ऑफ मनी, तो वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली इज अ परचेसिंग पावर. तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे परचेसिंग पावर घटती जाएगी, वैसे वैसे मनी की वैल्यू घटती जाएगी. तो ये डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, डिमांड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड डिमांड सप्लाई ऑफ करेंसी. अगर करेंसी का सप्लाई बढ़ रहा है तो करेंसी की वैल्यू कम होगी. ठीक है, करेंसी का सप्लाई घट रहा है तो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी. उसी तरीके से करेंसी की डिमांड बढ़ रही है तो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, करेंसी की डिमांड घट रही है तो करेंसी की वैल्यू घटेगी. अब कमोडिटीज के आधार पे ये उल्टा रिलेशन हो जाएगा. अगर मान लो ये करेंसी की बात थी, मैं पेन एक कमोडिटी की बात करता हूं. अगर पेन की डिमांड बढ़ेगी तो पेन के सामने आप क्या एक्सचेंज कर रहे हो? रुपया. ठीक है ना. अगर पेन की प्राइसेस बढ़ रही है तो सामने रुपए की प्राइसेस घटेगी, वहां पे रुपया की प्राइस घटेगी, मतलब रुपए की वैल्यू घटेगी. तो जब कमोडिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब रुपी इनवर्सली बिहेव करेगा. अगर कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है तो रुपये की डिमांड वहां पे, मतलब उसकी वैल्यू घटेगी. डिमांड है उसकी वैल्यू घट जाएगी वहां पे. ओके, देन डिमांड फॉर मनी. अब ये मनी की डिमांड कैसे होती है वहां पे? मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स. मनी क्या है? ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है. लिक्विड मतलब क्या है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि ये कैश होता है या फिर कैश जैसा होता है. जिस चीज को, जिस कमोडिटी को आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल गोल्ड, वो क्या है? मनी है. ठीक है, तो वो सबसे लिक्विड होता है और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है. हर मनी के साथ क्या मिलेगी आपको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलेगी. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? दैट मींस इट इज इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. अब ये चीज क्या, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं. तो ये जो डिमांड है मनी की, ये 2 कारणों से होगी. पहले ट्रांजैक्शन के लिए, दूसरा स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए. पहला ट्रांजैक्शन पर्पस, दूसरा स्पेक्युलेटिव पर्पस. तो ट्रांजैक्शन पर्पस और स्पेक्युलेटिव पर्पस क्या है जो डिमांड को डिसाइड कर रहे हैं मनी के, उनको देखते हैं. जब हम कहेंगे ट्रांजैक्टिव पर्पस, मतलब पैसा जो है, मनी जो है ना, उसको हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज करेंगे तब उसकी डिमांड बढ़ेगी. जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, तो किसी भी फेस्टिवल में आपको ट्रांजैक्शन ज्यादा करने हैं ना, आपको खरीदी करनी है, शॉपिंग करनी है, आपको गिफ्ट्स देने हैं लोगों को, तो वहां पे आप ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसे की डिमांड करोगे, तो पैसे की डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में. द प्रिंसिपल मोटिव ऑफ होल्डिंग मनी इज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. बाइंग करनी है आपको, शॉपिंग करनी है in day-to-day life to carry out transaction. The transaction demand for money economy is a fraction of total volume of transaction in an economy over the unit period of time. ठीक है, ट्रांजैक्शन डिमांड कि एक पर्टिकुलर समय में एक अंतराल के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट में आप कितनी डिमांड कर रहे हो, आप उसको कहोगे ट्रांजैक्शन डिमांड. द टोटल वैल्यू ऑफ एनुअल ट्रांजैक्शन in an economy includes transaction in all international intermediate goods and services, and it is clearly much greater than the nominal GDP. Okay. अब जो हम कहेंगे कि ट्रांजैक्शंस किसी भी इकोनॉमी के अंदर क्या है, ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होते हैं कि इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन इन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज भी यूज हो रहे हैं. अब हमने नेशनल इनकम का टॉपिक नहीं पढ़ा है, उसके अंदर हम जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. जीडीपी क्या होता है, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि जीडीपी मतलब एक देश के अंदर एक पर्टिकुलर समय में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है,
उनके ट्रांजैक्शन की कॉस्ट, मतलब उनके जो एमआरपी होगी, मान लो एक पेन खरीद रहा हूं मैं, तो पेन की जो कॉस्ट होगी 10 रुपए का पेन है, एमआरपी है ना, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, पेन कंज्यूम कर रहा हो तो वो क्या है, उसकी फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस। ऐसे सारी प्राइजेस को जब हम मिक्स करेंगे, जब ऐड करेंगे, तब जाके हमको मिलेगा जीडीपी। तो जीडीपी मतलब क्या है, एक देश के अंदर एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, उनकी टोटल लगा दोगे आप तो आपको जीडीपी मिलेगा। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया मैंने फाइनल, लेकिन जब हम कहते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड, तब ट्रांजैक्शन डिमांड के अंदर बस फाइनल नहीं तो इंटरमीडिएट गुड्स को भी कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही होगी आपकी। जैसे मान लो मेरे पास व्हीट है, ठीक है, व्हीट से मैंने फ्लोर आटा बनाया, आटे से मैंने ब्रेड बनाया, और ब्रेड से मैंने सैंडविच बनाया, ठीक है। तो ये सप्लाई चेन में आपको दिखा रहा हूं। तो गेहूं से बना आटा, आटे से बना ब्रेड, ब्रेड से बना सैंडविच। अब इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर मान लो आप आटा खरीदने जा रहे हो मार्केट में, दुकान में आपने क्या खरीदा, आटा, तो आटा क्या बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। आपने आटा खरीदा, चपाती बनाई, खा लिया, तो आटे को कंज्यूम कर रहे हैं ना फाइनली। तब आटे के सामने व्हीट क्या बन गया, व्हीट से आटा बना है ना, व्हीट को भी खरीदा होगा। तो लेकिन व्हीट क्या है इस एग्जांपल के अंदर, इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। जीडीपी के अंदर हम बस इसकी प्राइस कैलकुलेट करेंगे, इसकी नहीं। अगर मान लो आप ब्रेड खा रहे हो, तब आपका जो आटा है ना वो इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा और ब्रेड बन जाएगा फाइनल गुड, क्योंकि आप ब्रेड खा रहे हो। अगर आप ब्रेड नहीं सैंडविच खा रहे हो, तब आपका सैंडविच फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा और ब्रेड इंटरमीडिएट, उसके सामने आटा, फिर गेहूं, ये तीनों चीजें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। जब हम कहते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड, जब ट्रांजैक्शन डिमांड को कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांजैक्शन डिमांड के अंदर फाइनल ट्रांजैक्शन, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन, दोनों ट्रांजैक्शन को ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे जो पैसे की डिमांड हो रही है वो सारी डिमांड हम ऐड कर देंगे वहां पे। तो सिंपली बस यही बोला यहाँ पे, द टोटल वैल्यू ऑफ एनुअल, मतलब सालाना ट्रांजैक्शन की जितनी भी हम वैल्यू करेंगे कि इंडिया में सालाना जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो वो जीडीपी से ज्यादा निकलेंगे। जीडीपी से ज्यादा क्यों निकलेंगे, क्योंकि उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स को भी कंसीडर किया है जो कि जीडीपी में नहीं होते। अब जीडीपी जो भी होगा, मान लो सैंडविच, व्हीट मिल रहा है 10 रुपए का, आटा मिल रहा है 20 रुपए का, ब्रेड मिल रहा है 30 रुपए का, सैंडविच मिल रहा है 40 रुपए का। जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उसकी कीमत होगी 40 रुपए। जीडीपी कितना निकलेगा, 40 रुपए, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट यही है। लेकिन हमने पूरे ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट किया है कि टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है और ट्रांजैक्शन की डिमांड कितनी है। तो 10 रुपए प्लस 20 30 हो गई, 30 और 30 60, 60 और 40 100, तो टोटल ट्रांजैक्शन हुए 100 रुपए के। तो ये जीडीपी से ज्यादा है ना, ये नॉमिनल जीडीपी आपका, उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। यही बात लिखी है यहाँ पे, टोटल वैल्यू ऑफ एनुअल ट्रांजैक्शंस इन अ कंट्री इकोनॉमी इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस in all intermediate goods and services and it is clearly greater than nominal GDP। जैसे ये 40 रुपए आपका जीडीपी है और ये 100 रुपए आपके आपके ट्रांजैक्शन है, तो ये ग्रेटर हो गए, सॉरी ये लिखा है। एन इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी इंप्लाइज दैट इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जैसे जैसे नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है वैसे वैसे हम कहेंगे कि ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहा है। वहां पे सिंपल लॉजिक है यहाँ पे कि अगर मान लो मैंने एक नहीं 2 सैंडविच बेचे तो जीडीपी मेरा 80 रुपए का हो गया, तो जीडीपी बढ़ा ना। लेकिन अब ये 2 सैंडविच करने के लिए व्हीट भी ज्यादा लगा, फ्लोर भी लगा, ब्रेड भी लगा, तो इनके भी ट्रांजैक्शन बढ़ गए, इसलिए ट्रांजैक्शन बढ़ गए। सो ट्रांजैक्शन मोटिव याद रखना, ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है कि मनी की जब डिमांड देखेंगे तब हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं, जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन उतनी ज्यादा मनी की डिमांड मार्केट के अंदर। तो डिमांड है तो सप्लाई करना पड़ेगा, वरना पैसा महंगा हो जाएगा। मनी की डिमांड को देख रहे थे कि मनी की डिमांड क्यों हो रही है। हम देख रहे थे कि मनी की डिमांड हो रही है ट्रांजैक्शन करने के लिए, अदरवाइज मनी की डिमांड किस लिए हो रही है, स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए भी हो रही है। व्हाट इज स्पेक्युलेटिव मोटिव, कि स्पेकुलेशन के लिए। स्पेकुलेशन मतलब सट्टेबाजी। अब यहाँ पे सट्टेबाजी मतलब इतना भी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते, जैसे जुआ वगैरह खेलना, इसकी बात नहीं कर रहे हम बात किसकी कर रहे हैं, शेयर मार्केट की, बॉन्ड मार्केट की। ये रिस्क इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, रिस्क। व्हेन पीपल विश टू होल्ड मनी rather than buying assets,
ठीक है, वो स्पेकुलेटिव मोड है। एंड इंडिविजुअल में होल्ड वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, बुलियन, बॉन्ड्स एंड मनी। तो वो क्या है, स्पेकुलेटिव मोड, मतलब एक प्रकार इन्वेस्टमेंट। तो खर्चा करना है और इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए तो पैसे की जरूरत होती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग देयर मूवमेंट्स इन द मार्केट, उस हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मोटिव है, कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी इसलिए आपको पैसा चाहिए, है ना। तो पहला तो ट्रांजैक्शन है, दूसरा है स्पेकुलेटिव मोड। तो ये दो कारणों से मनी की डिमांड हो रही है मार्केट के अंदर। तो डिमांड ऑफ मनी समझ में आया आपको, कि पहले समझा हमने वैल्यू ऑफ मनी, कि वैल्यू ऑफ मनी मतलब परचेसिंग पावर। फिर हमने समझा कि डिमांड ऑफ मनी कैसे हो रही है। तो ये जो डिमांड ऑफ मनी है ये दो कारणों से हो रही है, एक ट्रांजैक्शन करने के लिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थर्ड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी डिमांड, कि ये जो डिमांड ऑफ मनी है ये कैसे डिटरमाइन हो रही है। जैसे ट्रांजैक्शन के लिए भी अगर डिमांड हो रही है तो वो कितनी हो रही है वहां पे, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन के लिए सेम डिमांड नहीं हो सकती ना, क्योंकि बीच में इन्फ्लेशन है, मनी रेगुलेशन है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसलिए डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं, वो कौन से डिटर्मिनेंट्स है जिसके आधार पे ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि मनी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि कम है, मनी सप्लाई कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए डिटर्मिनेंट्स देखते हैं हम। डिटर्मिनेंट्स मतलब ये वो चीजें वो डिसाइड कर रही है मनी की डिमांड को। तो मनी की डिमांड को डिटरमाइन करने वाली चीजें कौन सी, तो प्राइस लेवल, कीमतें, ठीक है। जितनी ज्यादा कीमतें होगी उतना ज्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो दैट विल रिड्यूस द डिमांड फॉर मनी एंड वाइस वर्सा। क्यों, क्योंकि तब लोग पैसा सेव करने की कोशिश करेंगे। जब ज्यादा इन्फ्लेशन होता है ना, तब लोग क्या सोचते हैं कि यार महंगाई ज्यादा है, तो लोग खर्चे कम करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे और लोग सेव ज्यादा करते जाएंगे। वहां पे सेविंग्स के पर्सपेक्टिव से मनी की डिमांड कम हो जाएगी। शुरुआती समय में इन्फ्लेशन जब ज्यादा है तब पैसे की डिमांड ज्यादा रहेगी, ऑफ कोर्स, नो डाउट। लेकिन जैसे थोड़ा समय गुजरेगा ना, तब हम देखेंगे कि इट विल रिड्यूस द डिमांड फॉर मनी इन द नियर फ्यूचर। क्यों, क्योंकि प्राइस लेवल ज्यादा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो लोग खर्चा कम करने के लिए सेविंग ज्यादा करेंगे। इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन लेवल रिड्यूसेस द डिमांड फॉर मनी, वही चीज लिखी है यहाँ पे, बिकॉज द पीपल प्रेफर टू सेव, इसी का एक्सप्लेनेशन है। बिकॉज पीपल प्रेफर टू सेव इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिचर, सेव करेंगे खर्चा करने के कंपेरिजन में। देन सेकेंड डिटर्मिनेंट इज डिस्पोजेबल इनकम। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम, कि मान लो आपकी 1,000 रुपए की सैलरी है, ठीक है, तो ये आपकी इनकम है। लेकिन इस इनकम के अंदर से टैक्स जाएगा, मान लो 10% टैक्स चला गया, तो 10% टैक्स जाने के बाद आपके हाथ में आएंगे 900 रुपए। तो ये 900 रुपए आपके लिए क्या बन गए, डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हायर द डिस्पोजेबल इनकम, देयर विल बी हायर द टेंडेंसी टू स्पेंड मोर। तो जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी उतने ज्यादा खर्चे बढ़ेंगे वहां पे, दैट मींस उतनी ज्यादा करेंसी की डिमांड करेंगे लोग। मान लो ये अगर बढ़ा के 50% कर दी, तो इनकम टैक्स 50% में चला गया, तो बचेंगे 500 रुपए, तो उतनी स्पेंडिंग होगी, तो मनी की डिमांड भी अकॉर्डिंगली उतनी होगी वहां पे। तो हायर द डिस्पोजेबल इनकम, हायर द मनी डिमांड, इतना याद रखना। तो डिस्पोजेबल इनकम हो गए, प्रीवेलेंट प्राइस लेवल यानी कि इन्फ्लेशन लेवल इनटू द इकोनॉमी, ये हो गए। देन इनोवेशन लेवल इनटू द इकोनॉमी, जितनी ज्यादा इनोवेशन लेवल होगी उतनी ज्यादा इकोनॉमी के अंदर मनी की डिमांड होगी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि मनी की डिमांड सेट हो रही है, इनोवेशन लेवल, डिस्पोजेबल इनकम एंड जनरल प्राइस लेवल इनटू द इकोनॉमी। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक वर्ड बोला था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसके ऊपर एक सवाल भी पूछा गया था प्रीवियस एग्जामिनेशन में, वो आपके सामने है। इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय गवर्नमेंट, अगर सरकार किसी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सर्विसेज दे रही है, जैसे कि अभी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलता है। वहां पे जो बीपीएल कार्ड होल्डर है उनको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो वहां से खाना लेके आ सकते हैं राशन दुकान से, स्वस्थ राशन दुकान से। तो उसी की बात कर रहे हैं। इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय गवर्नमेंट, देन opportunity cost is zero, opportunity cost is ignored, opportunity cost is transferred from consumer to the product,
consumer of the product to the tax paying public, and opportunity cost is transferred from consumer of the product to government. तो ये चार ऑप्शंस दिए गए थे, तो आंसर क्या था? आंसर अभी ढूंढेंगे आप। लेकिन सवाल कैसे पूछे जा रही है? ये एक टफ सवाल था, ये आसान सवाल नहीं है। सवाल पढ़ने में आसान लग रहा है, लेकिन इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप आंसर कर सकते हो। तो इस तरीके से सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी क्या है? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब बेसिकली इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, किसी भी वस्तु की कॉस्ट। अब क्वाइट सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? कि आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या कि जिस ट्रांजैक्शन को आप मिस कर रहे हो उसकी जो कीमत है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1000 रुपए है। 1000 रुपए से आप एक तो मूवी देखने जाओगे या फिर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे। आप 1000 रुपए में से दो में से एक चीज कर सकते हो, तो आपने चूज किया रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने के लिए, तो मूवी के ऊपर जो आपका नुकसान हुआ है दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इट रेफर्स टू अ बेनिफिट दैट अ पर्सन कुड हैव रिसीव्ड, ये कमा सकते थे बट गिव अप, छोड़ना पड़ा, टू टेक अनदर कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे आपके सामने मूवी और रेस्टोरेंट, ये दो चीजें थी ना। आपने चूज किया रेस्टोरेंट जाना, तो मूवी जाने का जो बेनिफिट था, जो मजा था, वो आपने छोड़ दिया क्योंकि आपने रेस्टोरेंट जाना पसंद किया। तब ये जो मूवी जाने का जो मजा आपने गवाया है, वो आपने कॉस्ट पे की है रेस्टोरेंट जाने के लिए, उसको आप कहोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं इस तरीके की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आएगी। फिर जैसे आपके पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए से आप एफडी कर सकते हो या फिर 1000 रुपए से आप शेयर खरीद सकते हो। आपने डिसाइड किया एफडी को खरीदना क्योंकि एफडी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू द शेयर। शेयर ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं और यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, इसलिए आपने शेयर नहीं खरीदे। तो मान लो एफडी के ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, 1000 रुपए के ऊपर आपको सालाना 10% मिलेगा। लेकिन आपने अगर एक कंपनी के शेयर मिस किए, सपोज टाटा ग्रुप एग्जांपल, तो टाटा ग्रुप के शेयर छोड़ के आपने एसबीआई में एफडी कर दी और टाटा ग्रुप के शेयर 20% आपको रिटर्न दे रहे हैं वहां पे, तो आपने ये 20% लॉस कर दिया ना। तो इसके ऊपर आपने ये 10% तो रिसीव कर रहे हो, ऊपर का 10% आपने लॉस कर दिया। तो ये जो 10% का आपका लॉस हो रहा है ना, दैट इज अ कॉस्ट। यू गिव अप दैट कॉस्ट फॉर द सेक ऑफ एफडी। आपने एक स्टेबल फंडिंग के चलते शेयर मार्केट के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने वाले थे उसको लूज कर दिया। अब यहाँ पे गेन भी हो सकता है, यहाँ पे गेन भी हो सकता है। मान लो टाटा कंपनी के शेयर बर्बाद हो गए, यहाँ पे रिटर्न्स मिल ही नहीं रहा है। 1000 रुपए के शेयर खरीदे और बेचे तब भी 1000 रुपए ही मिले आपको, तो 0% बेनिफिट। तब आपका 10% यहाँ पे आपने गेन कर लिया ना, तो वो कॉस्ट के अंदर गेन भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा और लूज भी आएगा। दोनों चीजें आ सकती है, आप कमा भी सकते हो, गवा भी सकते हो, लेकिन एक कॉस्ट है। लेकिन वो एक क्या है? कॉस्ट है। ये दोनों साइड से, ये कॉइन दोनों साइड से फ्लिप होगा, मतलब इससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या है? ये रिटर्न्स का डिफरेंस है। जो आपने पहला शेयर, फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी ऑप्शन, शेयर एंड चूज एन ऑप्शन यानी एफडी, तो आपने एफडी के ऊपर 10% कमाया, शेयर्स के ऊपर आप शायद से 20% कमा सकते थे, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10% आप नुकसान में हो। मान लो शेयर आपने जो छोड़े उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, 0% प्रॉफिट है वहां पे, तब आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसा है? निगेटिव, मतलब आप प्रॉफिट में हो एफडी में डालने के बाद। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप जो चॉइस कर रहे हो उस चॉइस करने के लिए आपने कुछ ना कुछ चीजों को छोड़ा पीछे, उनकी जो कीमत है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो हर बार नुकसान नहीं हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। तो बेसिकली इट्स इकोनॉमिक कॉस्ट यू पेड फॉर। आप एक कीमत दे रहे हो डिसीजन लेने के लिए, है ना? तो वो कीमत मतलब क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू द बेनिफिट दैट अ पर्सन कुड हैव रिसीव्ड बट गिव अप टू टेक अनदर कोर्स ऑफ एक्शन। Stated differently, an opportunity cost represents an alternative give up when a decision is made. Opportunity cost is also called as economic cost. वो एक economic cost है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0 फॉर फ्री गुड्स। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 रुपए है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करो, जो पीडीएस सिस्टम है जहां पे खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है, वहां पे पैसा खर्चा करो, या फिर आप मान लो रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, यहाँ पे खर्चा करो। आपके पास 1000 रुपए है लेकिन पीडीएफ में खाना फ्री मिल रहा है ना। तो जब आप पीडीएस में जाओगे, फ्री खाना लोगे, मतलब आपके पास जो 1000 रुपए आप रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 हो गई, मतलब आपका नुकसान नहीं है। यू डोंट पे एनी कॉस्ट फॉर योर डिसीजन टू गो टू द पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप अनाज लेने के लिए गए जो फ्री में मिल रहा है, उस अनाज को लेते समय आपने रेस्टोरेंट के जो आपके डिसीजन है उसको छोड़ा नहीं ना। आप सुबह जाओगे पीडीएस से खाना लेके आओगे, शाम को 1000 रुपए जो बचे हैं उससे रेस्टोरेंट में जाके आओगे। तो जब आप फ्री का खाना ले रहे हो तब आपका रेस्टोरेंट का खाना भी तो मिल रहा है आपको वहां पे। तो दैट मीन्स यू डोंट हैव टू पे एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 कब होगी, जब फ्री की गुड्स बेची जा रही वहां पे। ओके, अब मैंने यहाँ पे फ्री बोला, लेकिन ये जो पीडीएस सिस्टम है ये सरकार चला रहा है। ये कौन चला रहा है? सरकार। अब ये पीडीएस में फ्री मिल रहा है लेकिन सरकार तो इनको खरीद रही है ना, ये बस हमको फ्री मिल रहा है, मतलब हमारी कीमत सरकार दे रही है। हमारी कीमत कौन दे रही है? सरकार। तो जो कॉस्ट हमको पे करनी थी अब वही कॉस्ट सरकार पे कर रही है। मतलब हमने क्या कर दिया, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको तो फ्री में, हमारे लिए तो 0 लग गई, लेकिन हमने वही कॉस्ट सरकार को ट्रांसफर की है, इसलिए हमको 0 हो गए। तो वी ट्रांसफर अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द गवर्नमेंट व्हेन गवर्नमेंट इज गिविंग फ्री प्रोडक्ट टू द जनरल पीपल। जैसे पीडीएस सिस्टम में जो फ्री की चीज मिल रही है वो सरकार के द्वारा मिल रही है, इसीलिए हम वो जो चीज हम फ्री में ले रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने सरकार को ट्रांसफर कर। ओके, तो यहां से हमको ये समझ में आता है कि अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एयर, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए, ठीक है ना, जैसे हवा, ठीक है। अब हवा आप जब कंज्यूम कर रहे हो उसके लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है, तो फ्री में मिल रही है, तो मतलब आपके पास जो पैसा है उससे आप बाकी की चीजें खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है एक तो हवा खरीदो या फिर जैसे मान लो पानी, वाटर और कोल्ड ड्रिंक। आपके पास 10 रुपए है, आप 10 रुपए से बॉटल खरीदोगे तो कोल्ड ड्रिंक को मिस करना पड़ेगा, तो यू पे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हो तो आपको वाटर को मिस करना पड़ेगा। लेकिन ये पानी बॉटल का नहीं है, ये पानी नल का है, नॉर्मल नल का, बीएमसी का पानी, ये म्यूनिसिपालिटी का पानी है, वाटर, तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको वहां पे पब्लिक प्लेसेस में। तो जब आप ये पानी फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हो वहां पे, ये हवा फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हो वहां पे, तब आप कोल्ड ड्रिंक को मिस नहीं करोगे ना। दैट मीन्स आप कोल्ड ड्रिंक भी एंजॉय करोगे, पानी भी एंजॉय करोगे, हवा भी एंजॉय करोगे। तब आपने ये जो फ्री में चीजें कंज्यूम की है उसके लिए अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 पे की है, ठीक है। लेकिन जब यही चीजें सरकार आपको फ्री करती है ना, तब मान लो कि वो पैसा सरकार दे रही है, मतलब आपने अपनी आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना उसको ट्रांसफर किया सरकार के पास। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट 0 इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स जैसे स्ट्रीट लाइट्स, रस्ते, स्ट्रीट लाइट्स, जो पीडीएस में खाना मिल रहा है, वो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन आपका प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, तो यहाँ पे चीजें फ्री मिल रही है ना। दिल्ली के अंदर जाओगे आप तो दिल्ली के अंदर जो लोकल बसेस है वहां पे महिलाओं को टिकट नहीं लगता है। करेक्ट। महाराष्ट्र की अगर बात करोगे तो महाराष्ट्र में एसटी बसेस में महिलाओं को हाफ टिकट लग रहा है। मतलब यहाँ पे आप क्या कहोगे कि ये जो ट्रैवलिंग है सरकार की तरफ से आधे दाम में हो रही है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आधी सरकार को ट्रांसफर कर दिया, आधी आप दे रहे हो और आधी आपने सरकार को दे दी, आपका पैसा सरकार दे रहे। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट। अगर आपके लिए वो 0 है, तो अगर खाना
क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो खाना आपको 0 रुपए में मिल रहा है वो एक्चुअली 0 में नहीं है, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट सरकार दे रहा है, तो वो कॉस्ट आपने ट्रांसफर की है सरकार के पास। ओके, अगर महाराष्ट्र के अंदर महिलाएं बस में आधे दाम में ट्रैवल कर रही है, आधा दाम वो दे रही है, मतलब आधी इकोनॉमिक कॉस्ट, आधी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उन्होंने दी है, लेकिन आधी उन्होंने सरकार को ट्रांसफर की है। तो जब हम पब्लिक गुड्स की बात करते हैं तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 नहीं होती है, तब वो कॉस्ट हम ट्रांसफर करते हैं। एक्चुअली उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से आप सवाल आंसर का जवाब कर सकते हो। कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय गवर्नमेंट, मतलब वो पब्लिक गुड हो गया, पब्लिक गुड। अब पब्लिक गुड के बारे में क्या लिखा है हमने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट 0 इन केस ऑफ पब्लिक गुड, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 नहीं होगी, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, इग्नोर की है क्या, बिल्कुल नहीं, कोई ना कोई दे रहा है, ठीक है, तो इग्नोर भी नहीं की है वहां पे। opportunity cost is transferred to the from the consumer of the product to the tax paying public। अब सरकार है ना, सरकार के पास पैसा कौन दे रहा है, टैक्स पेयर, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अंडरस्टूड, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। इसके आगे जो टॉपिक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये बड़ा टॉपिक है, तो अभी हमारे पास उतना समय नहीं कि इस टॉपिक को पूरा कवर कर सके, तो इसलिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।